जो ब्रीडर होता है ना, बर्ड्स का जो ब्रीडर होता है, उसको मैं वॉरियर समझता हूँ। वॉरियर क्यों समझता हूँ? क्योंकि आप ब्रीडर को ऐसे समझ लें जैसे फार्मर होता है ना, मतलब ब्रीडर और किसान में कोई फ़र्क नहीं है। जितना हार्डवर्क किसान को होना चाहिए उतना ही हार्डवर्क ब्रीडर को भी होना चाहिए। हार्ड वर्किंग क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो ये है कि इंतज़ार करना आना चाहिए। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो इंतज़ार करना है। हर बंदा जल्दी में है, हम लोग हर चीज़ जल्दी में करते हैं, हमें हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए। तो बहुत मुश्किल होता है आज के दौर में इंतज़ार करना, और ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में है, मुझ में तो बहुत ही कम है। और मतलब मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, जितने भी ब्रीडर्स हैं इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये क्या कहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि यार बेकार है, हर वक्त कोई ना कोई मसला आ जाता है। अब मैं आपको बता दूँ, आज मेरी बात कान खोल के सुन लें। एक ब्रीडर जो है ना, उसके मसले कभी ख़त्म नहीं होंगे। जिस तरह एक किसान के मसले ख़त्म नहीं होते ना, किसी भी किसान से आप मिलेंगे ना, जो फार्मर होता है उससे आप मिलेंगे या उसकी लाइफ अगर आप देखते हैं, तो मैं तो गाँव जाता रहता हूँ, मुझे पता है क्या मसले मसाइल आते हैं। किसान का काम कभी ख़त्म नहीं होता है बेटा। आधी रात को उठ के एक बंदा फसल पे दवाई छिड़क रहा है, ठीक है। वो कीड़े जो रात में आते हैं उनके लिए वो जाग रहा है कि उस टाइम पे छिड़कूंगा तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। सही है, दिन में अगर आप दवाई छिड़कते हैं तो वो सूरज की रोशनी से जो दवाई है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है। तो रात में दवाई छिड़कने से ये होता है कि आपका रात में जो कीड़े, ज़्यादातर कीड़े रात में ही निकलते हैं, तो फसल ख़राब कर देते हैं, खा जाते हैं। तो रात में दवाई छिड़कना भी बहुत इफेक्टिव होता है। अब आप देखें कि एक किसान जो है वो आधी रात को जाग रहा है कि मुझे फसल पे, खेतों पे दवाई छिड़कनी है, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये उसके बावजूद भी, दवाई छिड़कने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। अगर बारिश हो गई, फसल तबाह हो गई। बारिश नहीं हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश नहीं हो रही, तो फसल उस तरीके से निकलती नहीं है, कम फ़ायदा होता है। फिर भी किसान परेशान हो जाता है, ठीक है। फिर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, जैसे खाद की कीमत बढ़ गई, ठीक है, खाद की बढ़ गई, या फिर जो चीज़ें, जो केमिकल्स या जो मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहा है खेती बाड़ी के लिए, वो अगर महंगे हो गए तो भी वो परेशान हो जाता है, मैं क्या करूँ। सब कुछ करने के बाद जब वो फसल काट लेता है ना, जब वो काट के बेचने की कोशिश करता है, तो जो ब्रोकर होते हैं ना, ख़रीदने जो आते हैं, जो ख़रीद के सामान बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी सिटीज़ में भेजते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं, जहाँ भी भेजते हैं, वो लोग कम पैसे लगाते हैं। किसान यहाँ भी परेशान होता है। तो किसान जो है ना, हर वक्त परेशान रहता है। लेकिन आप देखें कितनी बड़ी बात है कि ना तो किसान कभी भूखा सोता है, ठीक है, ना कभी सोने देता है किसी को भूखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर काम चलते हैं, हर हर मुल्क में चलते हैं, ये नहीं कि खाली पाकिस्तान में चलते हैं। तो अल्लाह अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो, देखें पत्थर के नीचे चूंटियाँ घूम रही हैं। कभी आप कोई पत्थर उठाएं, देखेंगे नीचे कीड़े घूम रहे हैं उसके पत्थर के। तो जब वो ज़िंदा हैं, वो खा पी रहे हैं, जब वो भी रह रहे हैं, तो फिर आपको अल्लाह कैसे भूखा छोड़ देगा। ये चीज़ें। अब ब्रीडर जो है ना, वो कहता है कि जी ब्रीड नहीं आती मेरे पास, या मेरे जो बच्चे निकलते हैं ब्रीडिंग के दौरान मर जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं परेशान रहता हूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है, तो यूँ है, तो वो है, तो वो हर तरह के मसले बताता है। अब आज मेरी बात कान खोल के सुन लो भाई, जो भी जितने भी ब्रीडर है ना, मैं मुझ समेत, मसले कभी ख़त्म नहीं होंगे हमारे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। उसकी वजह बता रहा हूँ। ब्रीडिंग एक ऐसा काम है कि रोज़ कोई ना कोई बात सीखने को मिलती है। और जो नुकसान होता है ना, जैसे आपके बच्चे मर गए, पेरेंट्स ने फीड नहीं करवाया, या आपका पेयर उड़ गया, भाग गया, ठीक है, या आपका पेयर मर गया, ठीक है, बच्चे मर गए, तो ये जो नुकसान है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ही नुकसान में होता है। कितनी ज़बरदस्त बात मैं कर रहा हूँ आपसे, बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, बाकी लोग तो समझेंगे अपनी पागल वागल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान से बड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान होना बड़ा ज़रूरी है यार। नुकसान नहीं होगा ना, आप अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। जब आपको हर वक्त फ़ायदा होगा ना, तो आप अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। तो बेसिकली अल्लाह ने दुनिया चलानी है तो नफ़ा नुकसान दोनों देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नुकसान बहुत कम होता है, और नुकसान जिन लोगों को होता है उनका नुकसान भी फ़ायदा ही बन जाता है आगे जाके। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप सीखते हैं ना, नुकसान होता है, कोई मसला होता है, आप परेशान होते हैं, आप अपने लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन जब भी बंदा परेशान होता है, आपने गौर किया, वो आके बिस्तर पर लेट जाता है, खामोशी से बैठ जाता है, अकेले जाके बैठ जाता है, खामोशी से ऐसे करके सोचने लग जाता है। तो उसका भी ना एक अपना ही मज़ा उस टाइम का। जब आप ऐसे करके सारे काम छोड़ देते हैं ना, आप ऐसे बैठ जाते हैं, मोबाइल भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, आप साइड पे ऐसे बैठे हैं, सोच रहे हैं। अब आप, नुकसान हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, समझ नहीं आ रही, पैसे पैसे ख़राब हो गए, डूब गए पैसे, तो आप ही सोच रहे हैं। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना ऐसे करके, ये अल्लाह ने समझे कि टाइम दिया है आपको अपने लिए। यानी कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा होता है, ये वो वाहिद टाइम होता है जब आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं।
तो ये ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप से बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। एक बंदा, उसको फ़ायदा होता है, हर वक्त फ़ायदा होता है, हर वक्त फ़ायदा होता है, हर वक्त तो नहीं होगा ना। वो ज़्यादा ख़तरे में है, जिसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो ज़्यादा ख़तरे में है, क्योंकि अब उसको हो सकता है किसी भी टाइम जो है नुकसान हो जाए, या वो नुकसान की तरफ नीचे चला जाए। एक बंदा नीचे है, बिल्कुल फ्लोर पे लेटा हुआ है, तो उसको, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं ऊपर जाने की। लेकिन जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है ना, अब वो कितना ऊपर निकलेगा? आसमान फाड़ के तो ऊपर नहीं निकल जाएगा ना। थोड़ा उसको उसको ज़्यादा डरना चाहिए कि मैं नीचे आ सकता हूँ, मेरी कोई ऐसी जो है ना कमज़ोरी जिसकी वजह से मैं नुकसान में पड़ जाऊँ। तो ये चीज़ें। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आपको अपना बताता हूँ। मैं जब शुरू कर रहा था, जब मुझे कॉकटेल का बहुत शौक़ था। कॉकटेल इज़ नॉट अ ईज़ी बर्ड। कॉकटेल को आप ईज़ी बर्ड ना समझे, इतना आसान नहीं है उससे ब्रीड लेना। तो मुझे शौक़ था, मैं चाहता था ब्रीड करे मेरे पास। तो मैं जो भी मुझे सैलरी मिलती थी 25-30 हज़ार रुपये, वो मैं ला के कॉकटेल डालता था। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे कहा, यार ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब इतनी सैलरी अपनी लगा देते हो इधर तुम परिंदों के ऊपर, तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा तुम्हें? क्योंकि मेरी फैमिली में शौक़ तो था मेरे फादर को, बट ये कोई इतना ज़्यादा कारोबार का नहीं पता था, ना ये पता था ब्रीडिंग क्या होती है। बस खाली रखने का पता था। तो मुझे शौक़ था ब्रीडिंग करवाने का, बिज़नेस करने का। मुझे बचपन से बिज़नेस का शौक़ है। तो मैं पैसे लगाता जाता था। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। पैसे, आप यकीन नहीं करेंगे, 12-12 हज़ार रुपये के पेयर लेता था हर मंथ। 2 साल में इतने जमा हो गए थे मेरे पास। कभी कभार 1 महीने में 2 भी ले लेता था मैं। तो करते मेरे पास पेयर बहुत हो गए थे, लेकिन ब्रीडिंग का नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है। आप बेसिकली आप परेशान होते हो कि जब आप पैसा लगाते हो ना, आपको बस जल्दी में कोई चीज़ चाहिए फ़ौरन, यानी जल्दी ब्रीड आ जाए, जल्दी वो हो जाए। मुझ में भी इतना सब्र नहीं है। तो क्या होता है, जब बंदा जल्दी में होता है ना, तो आपको ज़्यादा फील होगा कि यार शायद मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये जो फील होना होता है ना कि फ़ायदा नहीं हो रहा या ब्रीड नहीं आ रही, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। इसी टाइम को बर्दाश्त करना होता है, और अगर आप बर्दाश्त कर लें ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बर्दाश्त वाला टाइम होता है ना, या तो ये शौक़ ख़त्म करवा देता है, या फिर ये बंदे को बहुत बड़ा ब्रीडर बना देता है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। तो कोई भी बर्ड जो है ना, जब आप सेटअप नया डालते हैं, तो उसको, सेटअप को आप समझते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न आ गया है, मैंने एडल्ट ले लिए हैं या मैंने एडल्ट कर लिए हैं। आपने पट्ठे लिए थे, 1 साल रख के तैयार कर लिए, ब्रीडिंग के लायक हो गए हैं वो। अब ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो तैयार हो गए मेरे पास, बर्ड्स तो मेरे तैयार हैं, मैं तो बस अब ब्रीडिंग करवाऊंगा, सीज़न आ गया, बॉक्सेस लगाऊंगा, मेरा काम शुरू हो जाएगा। तो बेटा इतना आसान नहीं होता ब्रीडर जो है ना, ब्रीडर बनना इतना, मतलब कि थोड़ा सब्र चाहिए होता है। अब मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने तैयार किए पीसेस, पट्ठे लेके 1 साल लगाया पूरा, बहुत बड़ी बात होती है पट्ठे लेके तैयार करना, पैसा लगा दिया सारा उसमें। फिर जब परफॉर्मेंस का टाइम आया, ब्रीडिंग सीज़न जब स्टार्ट हुआ, उन्होंने बॉक्सेस लगाना शुरू किए। कहते हैं जब पहली बार आप बॉक्सेस लगाएं ना, तो ब्रीडिंग सीज़न में लगाने चाहिए। यानी जब आप फर्स्ट सेटअप स्टार्ट करते हैं ना, नया सेटअप डालते हैं, तो उन सब बर्ड्स को जब आप कोशिश करेंगे ब्रीडिंग करवानी हो, तो ब्रीडिंग सीज़न में बॉक्सेस लगाएं। उसकी वजह ये होती है, ब्रीडिंग सीज़न जो होता है ना, वैसे तो सीज़न तो मैं समझता ही नहीं हूँ, बर्ड तो हर पूरा साल ब्रीड करता है, लेकिन जिसको हम ब्रीडिंग सीज़न समझते हैं ना, बेसिकली वो ठंडा मौसम होता है। तो ठंडे मौसम में बॉक्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि उस टाइम पे ना, वो पेयर जो खोते की तरह आपको तंग कर रहा है ना, वो भी ब्रीड पे आ जाता है। ब्रीडिंग सीज़न की खासियत ये है, ठंड की जो है ना खासियत ये है कि बर्ड को ब्रीड पे ले आती है, अगर वो एडल्ट है तो। अब क्या है कि उन्होंने तैयार करके बॉक्सेस लगा दिए, ठीक है, अपने पेयर जो तैयार किए थे पूरा साल बॉक्स लगा के उनको छोड़ दिए कि अब ये ब्रीड करेंगे। अब जब ब्रीडिंग सीज़न आया, जब ब्रीडिंग का मौसम स्टार्ट हुआ, उनके पास ब्रीड आई, बच्चे आए, वो खुश हो गए, अरे ज़बरदस्त 6 बच्चे, एक बॉक्स में 6 बच्चे, एक में 4 बच्चे, एक में 3 बच्चे, एक में 5 बच्चे। तो खुश हो गए कि यार बहुत पैसा आ रहा है, मतलब बहुत पैसा आएगा, अभी ये बड़े हो जाएंगे। क्या होता है फिर, वो जो कुछ दिन बाद देखते हैं, 6-8 दिन बाद देखते हैं बच्चे मर गए। पहले 1 मरा, फिर 2 मरे, फिर 3 मरे, यानी मोर देन 50% बच्चे मर गए उनके पास। अब वो परेशान, यार ये क्या हो गया, ये तो हम मतलब मर गए, बर्बाद हो गए, ये क्या हो रहा है, फ़ायदा ही नहीं है, पैसा लगाया, फलाना किया, तैयार किए, पट्ठे लेके भी देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे नहीं है। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बेच दें क्या, ख़त्म कर दें सेटअप, हमारा दिल ख़राब हो रहा है। अच्छा, अभी ब्रीडिंग सीज़न पिछला एक गुजरा ब्रीडिंग से। अब आप सुन लें गौर से, आपके बहुत मसले हल हो जाएंगे इसको सुन के। जब आप पट्ठे तैयार करते हैं ना, पहला ब्रीडिंग सीज़न पे लगाते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपका पूरा ब्रीडिंग सीज़न ज़ाया हो जाए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड नहीं करवा रहे ना, लगातार मारी जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, राफ़े नाम है उसका। तो मुझे बेसिकली, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बट मुझे उसका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। उसने मुझे बताया, यार ये सवाल पूछा मुझसे कि यार मेरे एल्बिनो जो है वो बच्चे को फीड नहीं करवा रहे, एल्बिनो पर्सनाटा या जो भी उसके पास लव वर्ड्स वगैरह हैं, हो सकता है मैं बताने में गलती कर रहा हूँ।
कह रहा है यार फीड नहीं करवा रहे, अभी मैं इंजेक्शन लेके बैठा हूँ, बच्चों को फीड दे रहा हूँ यार, मैं अपने और भी काम है, उसको जाहिर सी बात है वो डिफरेंट काम करता है। तो कह रहा है यार ये क्या तरीका है, बच्चे फिर वो कह रहा है हैंड फीड पे बचते भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती, मेरे पास सर्वाइव नहीं कर पाते, हैंड फीड में करवाता हूँ बट वो मर जाते हैं बच्चे। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, उसको ख़त्म करूँ कि ना करूँ। यानी उसके पास बजीज़ जो हैं वो अच्छे चल रहे हैं बट लववर्ड ज़ाहिर है तंग कर रहा है उसको। तो देखें मैंने उसको भी यही बात कही जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जब आप पट्टे तैयार करते हैं लेके सीज़न में डालते हैं तो पूरा एक सीज़न भी ज़ाया हो सकता है। मैं आपको आई स्वेयर ऑन गॉड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे फार्मर्स देखे हैं, ऐसे फार्म वाले देखे हैं जिन्होंने ब्रीडिंग के लिए पेयर डाले, पूरा फार्म बनाया, पहला सीज़न ज़ाया हुआ, दूसरा सीज़न ज़ाया हुआ। पहले सीज़न का मतलब समझते हैं, पहले सीज़न का मतलब ये है कि पहला पूरा एक साल ज़ाया हो गया, दूसरा साल जो है वो भी ज़ाया हो गया, लेकिन उन्होंने बर्ड्स नहीं बेचे। और वही बर्ड्स जो बच्चों को फीड नहीं करवा रहे थे, बच्चे मर रहे थे जिनके, तीसरे सीज़न में बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही थी और सब कुछ आ रहा था, और अब तक आ रही है उनके पास, अब तक ब्रीड आ रही है, 10-10 साल हो गए ब्रीड लेते हुए माशाल्लाह। तो बेसिकली क्या होता है कि बर्ड जो आपने तैयार किया होता है वो पहला सीज़न ज़ाया कर सकता है। सीज़न का मतलब होता है 4 ब्रीड 5 ब्रीड आपकी ज़ाया कर सकता है। तो बर्ड को होल्ड कर लें यार, होल्ड कर लें बर्ड। अगर बर्ड में बीमारी नहीं है ना, कोई ख़राब नहीं है बर्ड। अब मिसाल ले लो, आपको कोई कहता है यार तुमने जो बर्ड लिए हैं इनकी टांगें ख़राब हैं या प्रॉब्लम है इनको फिजिकल कोई, फिर तो समझ में आता है ना, फिर तो समझ में आता है कि भाई इस वजह से ये ब्रीड आगे भी नहीं करेगा यार, इसको प्रॉब्लम है। ऐसी चीज़ों को सेल करते हैं आप, ख़त्म करते हैं। जो ख़राब चीज़ें, जिनके पैर में मसला है, किसी की आँख में मसला है, या कोई किसी के फैट आया हुआ, ब्रीड नहीं कर रही, फीमेल ब्रीड नहीं कर रही, या मेल में कोई प्रॉब्लम है, तो बीमार पेयर हैं या फिज़िकली कोई मसला है उनको, तो उनको आप सेल कर दें। बट अगर बर्ड आपका सही है, बच्चे दे रहा है, लेकिन बच्चे पल नहीं रहे, मर जाते हैं बच्चे, तो वो पेयर आप कभी सेल ना करें। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि वो पेयर फिर आप हैरान हो जाएंगे, ज़िंदगी भर आपको संभालेगा। आप अगर 2 साल 1 साल संभाल लेना अगर अपने आप को उस टाइम पे, तो बर्ड आपका पूरी ज़िंदगी आपको संभालेगा, आपको ब्रीड देगा, आप कमाएंगे उससे। मेरे पास कॉकटेल थे, तकरीबन 2 साल मेरे बर्बाद किए थे, 2 साल। और मैं ज़ाहिर मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी उस वक्त, तो मैं टूट गया था। मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैं क्या करूँगा, ये तो बेकार है, इतना पैसा लगाया मैंने, कुछ भी नहीं। हालांकि कॉकटेल बहुत मुश्किल बर्ड है, कॉकटेल से ब्रीड लेना बहुत मुश्किल है। और कॉकटेल इस बात के लिए मशहूर है कि उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ सर्वाइव करना पड़ता है अगर आप बच्चे बचाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो कॉकटेल बड़े नखरे से फीड करवाता है, जब तक आप उसको उसकी पसंद की चीज़ें नहीं खिलाएंगे वो फीड नहीं करवाएगा। और हर पेयर की अलग कहानी है, बिल्कुल अलग। किसी को सलाद पत्ता पसंद है पेयर को, तो तभी वो फीड करवाएगा। किसी को गंदम पसंद है, वो तभी फीड करवाएगा जब उसको गंदम मिलेगी। तो एक अजीब साइकोलॉजी होती है, बंदा पागल हो जाता है देख के कि यार ये क्या, मतलब मैं अभी अब बाकी काम छोड़ दूँ, मैं ज़िंदगी छोड़ दूँ, क्या करूँ मैं। तो इस तरह ब्रीड लेनी पड़ती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, मैं भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको अब से मेरे पास कौन कौन सी ब्रीड आई हुई है, क्या क्या चल रहा है सिस्टम सारा। अभी इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद। तो अब जो है ब्रीड आई जा रही है, मैं बेचे जा रहा हूँ, ब्रीड आई जा रही है, मैं बेचे जा रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? मुझे फ़ायदा हो रहा है ना, मुझे फ़ायदा हो रहा है, एक अच्छी इनकम कमा रहा हूँ मैं घर बैठे बैठे। लोग आजकल का दौर ऐसा, लोग धक्के खा रहे हैं, और ये शुक्र की बात होती है किसी ब्रीडर के लिए कि वो घर बैठ के जो है पैसा कमा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं अभी एक बंदे से मिला रिसेंटली, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि म्यूटेशन के मामले में ना, मुझे जो म्यूटेशन होती है ना, वर्किंग जिसको कहते हैं आप, मैं वर्किंग में कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्किंग में कमज़ोर रह गया। भाई जो वर्किंग है ना, वर्किंग, किसी म्यूटेशन पे काम करना या किसी म्यूटेशन को बनाने का सोचना, ये तब होता है जब आपके पास जगह हो। क्योंकि जब आप वर्किंग करते हो भाई, आप बच्चे तो नहीं बेच सकते ना। आप वर्किंग कर रहे हो, दो पेयर लगा रहे हो आप, उनके बच्चे निकल रहे हैं, बच्चों का गेम है, उनको आगे आपस में लगाना है, फिर यूँ करना है, फिर ऐसे करना है, तो बच्चे आपको रोकने पड़ते हैं। बच्चे रोकने के लिए आपको एक केज भी चाहिए होता है, एक क्या बहुत सारे केज चाहिए होते हैं, क्या, ताकि आप बच्चे उनको रख सकें, उनको बड़ा कर सकें। फिर उनके बच्चे जो निकलते हैं वो भी आपको रोकने पड़ते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से में कौन सा एलिमेंट मौजूद है। आप वर्किंग कर रहे हैं ना, आपको तो नहीं पता किसका ब्लड इंपॉर्टेंट है या किसके ब्लड में क्या रिजल्ट आने वाला है, तो हमें रोकने पड़ते हैं बच्चे जो वर्किंग कर रहा होता है। अब मेरे पास इतनी जगह ही नहीं थी उस वक्त, स्पेस ही नहीं थी, जहाँ जो मेरी रिहाइश है अपनी, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। ये छोटा सा भी मेरा जो घर देख रहे हैं आप, ये बहुत छोटा घर है, ठीक है। इसमें फ्लैट है, फ्लैट में आपको पता है कि भाई कोई छत वत तो है नहीं हमारे पास। एक टेरेस होता है, बालकनी होती है, उसमें हमने बर्ड्स रखे हैं, शौकिया रखे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अच्छी, यानी कि प्रॉफिट कमा रहा हूँ वहाँ से, बहुत अच्छा ब्रीडिंग आ रहा है मेरे पास। भाई 3-3 साल लगाए हैं, 2 साल बर्दाश्त किया, फिर जाके इस काबिल हुए हैं कि अब बस बेच ही जा रहे हैं, ख़रीदता कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो मकसद ये है कि यहाँ पे जगह नहीं थी, वरना म्यूटेशन के साथ खेलना, म्यूटेशन को डिस्क्राइब करना,
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं म्यूटेशन पे काम कर रहा होता ना तो मेरे से बड़ा जीनियस ना होता म्यूटेशन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है, गट फील होती है ना भाई। कोई भी बंदा, ऐसा नहीं कि मैं अगर म्यूटेशन में काम कर रहा होता तो मैं बहुत, मतलब मैं अकेला वाहिद जीनियस होता, ऐसा नहीं है। आप भी अगर म्यूटेशन पे काम कर रहे होते, आपके पास जगह होती है ना, छत होती, जगह होती, तो आप भी म्यूटेशन को बड़े अच्छे से समझते हैं। म्यूटेशन को वही लोग समझते हैं जिनके पास जगह है, पैसा है, लगा रहे हैं, ब्रीड ले रहे हैं, उनको पता चल जाता है यार ऐसे ऐसे काम हो रहा है ये। तो म्यूटेशन में मैं इसलिए कमज़ोर रह गया कि मेरे पास जगह नहीं थी, और फिर दूसरा ये कि इतना टाइम भी नहीं था उस वक्त, इतना पैसा भी नहीं था कि मैं लगा पाता। लेकिन उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, उस पर काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा आपसे। थोड़ा आधा पौना काम है, इसलिए मैं चीज़ों को रिवील नहीं करता। तो मैं बर्ड बिहेवियर का एक्सपर्ट बन गया। कैसे? कि मैं पूरा दिन बैठ के बर्ड को देख रहा हूँ, ऐसे करके देख रहा हूँ, कभी ऐसे करके देख रहा हूँ, कभी यूँ देख रहा हूँ, कभी। तो वो मेरे जो दोस्त थे ना ऐसे, जिनको बर्ड्स में शौक़ नहीं था, मुझसे मिलने आते थे, या बचपन में हम लोग कंप्यूटर पे गेम खेलते थे, बच्चे थे छोटे, कंप्यूटर पे गेम खेलना, तो दोस्त खेलने आते थे मेरे घर पे, तो मैं उनको बर्ड्स दिखाता था, तो वो मुझे पागल समझते थे। वो कहते थे यार ये, कहते क्या तुम्हारा जहन है, तो किधर तुम पड़े हुए हो इनके अंदर, भाई इससे बाहर निकलो, दुनिया कहाँ पहुँच रही है, तुम तोते रख के बैठे हो यार, पागल वागल हो गए हो तुम। तो वो बच्चे थे, वो बेसिकली मेरे साथ खेलने आते थे, उनको इंटरेस्ट था कंप्यूटर में माउस पकड़ के गेम खेलना और ये वो, तो वो चाहते थे हमारे साथ खेलता रहे, ये इन सब चक्करों में ना पड़े ये। तो मैं क्या करा, मैं बर्ड्स को देखता रहता था बैठ के, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो करते करते कहीं ना कहीं बचपन गुजारा हुआ जो है ना, मेरे आज काम आ रहा है। अब मुझे बर्ड का बिहेवियर बहुत अच्छे से पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ बर्ड के बिहेवियर में। बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहा, बच्चों को फीड क्यों नहीं करवा रहा, लास्ट टाइम इसकी कितनी ब्रीड आई थी, अभी क्यों नहीं आ रही, क्रॉसिंग क्यों नहीं सही से कर रहा, क्रॉस कर रहा है बट अंडे क्यों नहीं दे रहा, ठीक है, लड़ क्यों रहे हैं बर्ड्स आपस में, बच्चों को खिलाएंगे कैसे, कौन सी चीज़ें देंगे हम, ये खिलाएंगे। तो इन चीज़ों में मैं एक्सपर्ट हो गया, मैं समझ गया बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने इसमें टाइम गुजारा है ना। मैंने बहुत समझ लें कि इस चीज़ में मार खाई है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता है इन चीज़ों का, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं वीडियोज़ के अंदर। मुझे कोई लिखना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली आगे बोलना शुरू कर देता हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, इवन कि मैंने ये भी नहीं सोचा हुआ कि मैंने आज क्या बात करनी थी। जस्ट मुझे ये पता है कि आज एक जो ब्रीडर की परेशानी है, जो जितने भी ब्रीडर को प्रॉब्लम आ रही है, वो यूँ हल कर दूंगा मैं, ठीक है। और ब्रीडर के लिए इंतज़ार से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अब म्यूटेशन में मैं कमज़ोर रह गया, तो कल मेरी मुलाकात हुई तैमूर से। तैमूर नाम का लड़का है, एक बहुत अच्छा बंदा है वो। अच्छा, वो बजीज़ में काम करता है, और मैं उसको मेरी उससे जब बातचीत हुई ना, मैंने कहा यार मुझे ज़रा म्यूटेशन के बारे में समझा, ये रेनबो बजीज़ में इन सब चीज़ों में बताओ मुझे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं। क्योंकि हम रेनबो बजीज़ देखते हैं, मुझे भी पता है क्या है, बट उसकी वर्किंग है पीछे। रेनबो बजी ऐसे नहीं है कि आप लाए और निकल गया रेनबो बजी, ऐसा नहीं होता। रेनबो बजी निकालने के लिए बहुत पीछे वर्किंग होती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हर बंदे का अपना तरीका होता है, तू बता यार अपना तरीका बता। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मुझे जिस तरह डिस्क्राइब किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। फ़र्क इतना है कि मैं यूट्यूब पे आके बात कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, वो वैसे बात मुझे बता रहा है, लेकिन मुझे बड़ा, मैं उससे ना इम्प्रेस हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छाई होती है, किसी की कोई खासियत अगर आप मान लेना कि यार ये बंदा इस चीज़ में अच्छा है, तो ये भी नेकी होती है। वरना अगर आप सोचेंगे कि वो मैं हूँ, अबे ये तो फलाना, इसका ये तो पागल है, इस तरह आप पागल कहते हैं ना लोगों को, लोग आपको पागल कह देंगे तो ये इस तरह का खेल जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब ये बड़ा आसान है, मैं तुम्हें पागल बोल दूँ, तुम मुझे पागल बोल दो, बात ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई ना फिर तो तैमूर ने मुझे जब बताया ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतना इंस्पायर हुआ उससे। और मैं समझता हूँ कराची के अंदर रेनबो बजीज़ का जो किंग है ना बंदा, जिसको म्यूटेशन वर्किंग का पता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तैमूर है। और ये मैं आपको बिल्कुल बाय हार्ट अपने दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे यार बात की, बंदे के बात करने से पता चल जाता है। अब ये रेनबो बजी कैसे बनेगा, ये तो हज़ार लोगों को पता है कराची में। कराची के अंदर रेनबो बजी कैसे बनता है, ये हज़ार लोगों को पता होगा, हो सकता है लाखों लोगों को पता हो। लेकिन बात ये होती है कि आप बता पा रहे हो अगले को, एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो वो जो था ना, उसकी एक्सप्लेनेशन पावर जो थी बड़ी अच्छी थी। मुझे ऐसा लगा कि इसको तो यूट्यूबर होना चाहिए, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। और मुझे ऐसा लगता है कराची में कोई बंदा, मतलब उससे बड़ा इसको रेनबो बजीज़ को समझने वाला, वर्किंग को समझने वाला कोई नहीं है। तैमूर है यहाँ कराची में, किंग ऑफ। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किंग ऑफ रेनबो बजीज़ जो है ना, मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन है कि वो किंग ऑफ रेनबो बजी जो है तैमूर है। ये बात आप मेरे से लिखवा लें, मेरे से। आप आने वाले वक्तों में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं उसके सेटअप पे भी लेके जाऊंगा, विजिट करवाऊंगा आपको। तो अब कई लोग बोलेंगे उसके पास कितने पेयर हैं, लोग जज ऐसे करते हैं ना, भाई तुम्हारे पास कितने पेयर हैं, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। आप, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ जज ऐसे किया जाता है
कि लोगों को बोला जाता है तेरे पास क्या है, परिंदे हैं, कितने परिंदे, 10 पेयर हैं, बस 10 पेयर हैं और तू हीरो बन रहा है, तू ये बता रहा है, लोगों को सजेशन दे रहा है। मतलब हमारे यहाँ इस तरह डिग्रेड किया जाता है लोगों को। भाई किसी के पास 10 पेयर हैं, किसी के पास 10,000 पेयर हैं, दोनों ब्रीडर हैं यार, आप ऐसे कैसे किसी को वो कर सकते हो? मतलब आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो अपनी बात को? क्वांटिटी से कैसे जस्टिफाई कर रहे हो आप? एक आदमी है 200 पेयर रखे हुए हैं, उसके पास जगह है ना, उसके पास पैसे हैं। एक बंदे ने 10 पेयर रखे हुए हैं, भाई उसके पास जगह नहीं होगी, उसके पास हो सकता है पैसे ना हो। कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं होते ना, कि इतने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जगह है उनके पास बट पैसे नहीं है इतने कि वो पैसा खर्च करें, लाखों रुपए लगा के वो केजेस लेके आए फिर बर्ड्स लें, इतना पैसा नहीं है। तो वो कम पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 पेयर से। तो 10 पेयर वाला बुरा हो गया, जिसके पास कम पेयर है वो बुरा है, जिसके पास ज़्यादा पेयर है वो बहुत बड़ा, यदि कि बहुत बड़ा जो है ना बाटे खां बना हुआ है। ऐसा नहीं होता। काबिलियत जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। यानी आप जो है वो किसी की समझदारी का अंदाज़ा अगर ऐसे लगा रहे हैं कि यार ये इसके पास ज़्यादा पेयर हैं तो ये तो बहुत समझदार होगा, इसके पास कम पेयर हैं इसको पता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब बहुत सारे जो लोग अपने पास रेनबो बजीज रखते हैं उनको बुरा लगेगा कि यार ये तैमूर का नाम कैसे ले रहा है यार, तैमूर तो कुछ भी नहीं है। तो भाई वो आपके लिए कुछ भी ना हो, मुझे बहुत कुछ, मेरे लिए बहुत कुछ है। मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। सिर्फ एक रात उसने मुझे बैठ के समझाया खाली कि भाई ऐसे रेनबो बजी है, ये है, यूँ है, यूँ है। उसके बताने के तरीके से बहुत कुछ समझ में आ गया मुझे। ये बात होती है सारी की सारी। अब हमारे यहाँ डिग्रेड करने का जो तरीका है ना वो इस तरीके से है। एक दिन ना मैं किसी गली में से गुजर रहा था। ठीक है। आपको पता है कि मेरा मेडिसिन का काम है, बर्ड्स का काम है, तो मुझे शौक भी है, शूट भी करना होता है, दिल करता है शूट करने का, वीडियोस वगैरह बनाने का। तो मैं अक्सर बहुत सारे इलाकों में गुजरता हूँ। जैसे पहले मैंने आपको एक दफ़ा बताया था। तो जब आप गलियों में गुजरेंगे ना तो लोगों की बातें सुन के ना आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप किसी भी मुल्क की बैकबोन जानना चाहते हैं ना कि पूरे मुल्क की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप ज़रा कभी सर्वे करें, उन इलाकों में जाएँ जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन गलियों में से ज़रा आप गुजरें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आपको पता चल जाएगा। कई अनपढ़ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं। मैंने कई लोग देखे ऐसे जो बेचारे कभी स्कूल ही नहीं गए, अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़ माँ बाप के अनपढ़ बच्चे, मगर उनके पास जब आप बैठेंगे तो वो आपसे ज़्यादा सलीकामंद हैं और समझदार हैं, सुलझे हुए हैं आपसे ज़्यादा। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं मगर उनका दिमाग बिल्कुल आउट है, दिमाग मतलब आसमानों पे पहुंचा हुआ है। उनको नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कि किस तरह के बात वो निकाल रहे हैं मुँह से। तो ये फैक्ट बात है। अच्छा, मैं जब गया ना, मैं एक गली से गुजर रहा था तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यार छोटे से मुराद ये कि इतने छोटे कि समझो खाली बोलना आ रहा था उनको बस। उस अगर वो ना बोले तो ऐसा लगता था कि शायद ये गोद के बच्चे हों। छोटे छोटे बच्चे इतने इतने से, मतलब कि कोई 7 साल का होगा, 6-7 साल के बच्चे, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा। वो बच्चे कहीं बैठे हुए गली में आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चों की लड़ाई भी हो जाती है ना, छोटे बच्चे होते हैं, खेलते हैं चीज़ों पे, लड़ाई हो जाती है ज़रा ज़रा सी बात पे, लड़ने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो 2 बच्चों की लड़ाई होगी। ठीक है। उनमें से एक बच्चा जो है, जिसने कपड़े वपड़े थोड़े अच्छे पहने हुए थे, वो बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को ये कह रहा है कि यार मतलब लड़ाई होगी, उसको गुस्से में कह रहा है तू तो इतनी बड़ी बात कर रहे, कह रहा है इतना बोलते हो, खुद तो किराए पर रहते हो। एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोल रहा है, इतने इतने से बच्चे, ये एक छटांग बच्चे, एक बच्चा दूसरे को बोल रहा है इतनी बातें करते हो, तुम खुद तो किराए पर रहते हो गली के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यार कैसे, अब क्या उन बच्चों की गलती है? मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आ रही। जिस बच्चे ने ये बात की, कि आपको लगता है उसकी गलती है ये? इतना छोटा बच्चा, उसको उसको क्या पता कि किराया क्या होता है, या अपना घर क्या होता है, या गरीब किसको बोलते हैं? इतने छोटे बच्चे को क्या पता? इसका मतलब ये है कि उसके घर में इस तरह की बातें होती हैं, उसके माँ बाप इस तरह की बातें करते होंगे, वो छोटा बच्चा है, उस अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को। जो बात घर में जिस तरह हो रही है वो फिर उस तरह बच्चे सीख जाते हैं। छोटे होते हैं ना, वो सीख रहे हैं, हर चीज़ वो देख रहे हैं बस। अभी वो बड़े होकर बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो वो वही बोलेंगे जो आप बोलते हैं। मतलब उसके घर में इस तरह की बातें होती होंगी ना कि ये तो किराए पे रहता है, इतनी बातें कर रहा है।